हेलो गाइस, आपका संदीप की पाठशाला में वापस हार्दिक स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि अपन अपनी जर्नी चालू करने से पहले रोज़ एक सेशन डालने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटी चीज़ों से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जैसे कि आज अपन अपनी जर्नी जो कि अपना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, एक नया चैप्टर, वो चालू करने से पहले मैं एक ये चीज़ आपके सामने बोलना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स आपको कभी कभी अपना डायरेक्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा पेशेंस रखना एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाता। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई है। कभी कभी क्या होता है, आप एक ही महीने एक ही तरह की मेहनत 10 बार लगा रहे होते हो। इसी इंस्टेड ऑफ आप सक्सेस पाने के लिए अलग अलग मेथड लगाओ। अगर आपका एक मेथड से आंसर नहीं आना तो दूसरे मेथड से बना के चलो, तो ज़रूर आपका आंसर आएगा और ज़रूर आप सक्सेस पाओगे। तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ अपन अपनी जर्नी एटम से मॉलिक्यूल की चालू करते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका संदीप की पाठशाला में वापस हार्दिक हार्दिक स्वागत है। संदीप की पाठशाला में इस बार आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ोगे, जो कि चैप्टर 3 है, क्लास 9th का। और अपन ने जैसे पिछले वाले टॉपिक्स में, जो मेरा पिछला लेक्चर था ग्रेविटेशन के ऊपर, जिसको अपन ने बहुत डीपली अंडरस्टैंड किया था, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था। वही सपोर्ट और प्यार देखता हुआ मैंने आपके सामने दूसरा यूनिट जो अपन करने वाले हैं, वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वो अपन आज स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, एक्चुअली में ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, इसका नाम अपन जानने से पहले ये जानते हैं कि ये वर्ड डिफाइन कहाँ से हो रहा है। गाइस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जानने से पहले अपन को एक चीज अपन को मालूम होनी चाहिए, क्या कि एक्चुअली में मैटर क्या होता है। गाइस, एटम एंड मॉलिक्यूल से जानने से पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन सीधी सीधी ये बोलती है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर क्या बोलता है? कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास क्या हो, मास हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर। तो इस मैटर से ही अपन ये डिफाइन करेंगे कि एटम्स कहां से आया और मॉलिक्यूल कहां से आया। तो गाइस देखो, एक्चुअली में क्या हुआ था कि सबसे पहले मतलब ये भी एक मैटर है, ये बोर्ड भी एक मैटर है और अपन भी एक मैटर है। क्यों? क्योंकि अपन के पास भी कुछ ना कुछ मास है और अपन ने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो गाइस, अपन ये चीज जानते हैं, एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। एटम क्या होता है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। और मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम को अपन क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो गाइस, यहां से ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का अपन ने ओवरव्यू अभी अच्छे से समझा है और अपन इसको अभी डीपली अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में एटम की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो अपन नेक्स्ट ये चीज चालू करते हैं कि एक्चुअली में एटम की डिस्कवरी कैसे हुई थी। तो गाइस, अपन ने ये चीज जानी थी कि एक्चुअली में मैटर क्या होता है और एटम्स क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ये अपन ने ओवरव्यू ले चुका है, लेकिन अब अपन इस चैप्टर यहाँ से अपन डीपली पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये एटम्स आए कहाँ से थे। तो गाइस, क्या हुआ था कि जो पहले के जो इंडियन फिलोसोफर्स थे ना, वो हमेशा एक ऐसी मैटर की खोज करने की में बहुत उत्सुक रहते थे कि जो ना ही किसी ने देखा हो और ना ही कोई उसके बारे में जानता हो। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे वो 500 BC से लगे हुए थे कि कैसे भी जब एक मैटर को अपन डिवाइड करेंगे तो आखिर में अपन कौन सी स्थिति में पहुंचेंगे। तो पहला जो अपन हमेशा इस चीज़ के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि इंडियन कोई कैसा काम कर दे। तो इंडिया से कोई एक ऐसा फिलोसोफर था, इंडियन फिलोसोफर, एक इंडियन फिलोसोफर था जिसका नाम था महर्षि कर्ण। ये जो महर्षि कर्ण था, इसने क्या बोला था, जब भी आप किसी मैटर को, जिसको अपन पदार्थ बोलते हैं, जिसको अपन पदार्थ बोलते हैं, उसको डिवाइड करना चालू कर दोगे, ब्रेक करना या डिवाइड करना चालू कर दोगे, तो आप एक ऐसी स्थिति पे आ जाओगे जिसका फर्दर डिविजिबिलिटी
फर्दर डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगा। उसी को उसने क्या बोल दिया, परमाणु, जो कि अपन जिसको अपन एटम पढ़ते हैं उस समय उसने इसको क्या नाम दे दिया था, परमाणु। तो एक और था, एक और इंडियन फिलोसोफर था, फकुदा कत्यामा। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने इसके बाद की डिस्कवरी बोल दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि जब आप परमाणु को जोड़ते चले जाओगे, जब आप परमाणु को जोड़ते चले जाओगे तो एक ऐसी चीज बनेगी जिसको आप क्या बोलोगे, मैटर। यहां से फकुदा कत्यामा ने ये चीज बोल दी थी, जब आप परमाणु को जोड़ोगे तो मैटर बन जाएगा। और यहां से एक और इंडियन फिलोसोफर जो कि अपना महर्षि कंठ था, उसने ये चीज बोली थी, जब आप मैटर, जिसको पदार्थ बोलता था, उसको जब तोड़ना है, डिवाइड करना चालू करोगे तो एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाओगे जिसका फर्दर डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होगा। उसी को उसने क्या नाम दिया था, परमाणु। अपन ने ये चीज़ देख ली कि मैटर क्या होता है, फिर वो चीज़ जान ली कि एक्चुअली में जब मैटर को छोटे पार्टिकल में अपन तोड़ते चले जाएंगे 500 BC में, तो वो उसको वो लोग परमाणु बोल देते हैं। तो भाई ये एटम कहाँ से आया, तो एटम उसी एरा में ये दो साइंटिस्ट ने क्या किया था, उन्होंने भी यही सेम चीज़ बोली थी कि जब आप किसी भी मैटर को डिवाइड करना चालू कर दोगे तो आप एक ऐसे स्थिति में पहुंच जाओगे जिसका फर्दर डिविजिबिलिटी क्या होगा, फर्दर डिविजिबिलिटी नॉट पॉसिबल होगा। तो उसी को जो डेमोक्रिटस था उसने उसको क्या नाम दे दिया था, एटम, जिसको वो एक और नाम से बोलता था, इनडिविजिबल। तो भाई यहां से एटम का नाम रखा गया, वो भी किसके द्वारा, डेमोक्रिटस के द्वारा। कौन सी सदी में, 500 BC में। और इसी एटम को परमाणु कौन बोलता था, परमाणु बोलता था महर्षि कंठ। तो गाइस अपन ने ये चीज जान ली कि एटम्स किसको बोला जाता है, ठीक है गाइस। अब ये जो साइंटिस्ट था एंटोनी एल लेवोइजर, इसने क्या दिया था, इसने एक चीज बोल दी थी कि भाई इसने किसको, इसने सजेस्ट किए थे, सजेस्टेड 2 लॉ। और ये दोनों लॉ किसके अंदर आएंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर 2 लॉ आते हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो एंटोनी एल लेवोइजर ने 2 लॉ सजेस्ट किए थे और वो दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आते थे। तो पहला लॉ बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इन दोनों लॉ को अपन डीपली अंडरस्टैंड करते हैं एक एक करके। हाँ तो गाइस अपन ने ये चीज़ देख ली थी कि एटम्स क्या होता है, फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे आया और उसके अंदर 2 लॉ कैसे आए। अब अपना जो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अपन वो पढ़ते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास को ना ही कभी बनाया जा सकता है और ना ही कभी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्या स्टेटमेंट बोलती है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका हम क्या समझे, देखो सीधी सी बात वो ये बोलना चाहता है कि अगर आप मान लो यहाँ से मैं बोल दूँ कि ये जो अगर आपकी जो लकड़ियाँ हैं इसमें आपने आग लगाई तो यहाँ से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, एक तो एशिश मतलब राखें निकलेंगी प्लस CO2 निकलेगा प्लस वाटर वेपर निकलेगा। तो यहाँ का जो प्रोडक्ट साइड, ये जो रिएक्शन साइड का जो मास होगा वो हमेशा प्रोडक्ट साइड के मास के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, बस
ये चीज़ यहाँ ये लॉ ये बोलना चाहता है। अगर एक और अपन एग्जांपल देख लें तो सीधी सीधी बात क्या बोल देंगे अपन कि अपन एक जानते हैं कि ये एक आइस क्यूब है। अगर ये जो आइस क्यूब है अगर ये मेल्ट होके वाटर बन गया तो इसका मास और इसका मास क्या होगा, कभी भी डिफरेंट नहीं होगा। तो मास कभी भी, ये सीधी सीधी लाइन नहीं बोली, मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसमें जो पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है कि जब आप एक लकड़ी में आग लगाओगे तो जलने के बाद आपके पास जो राख बचेगी, CO2 जो निकलेगा और जो वाटर वेपर निकलेगा, जो प्रोडक्ट बचेगा आपके पास, उसका मास और रिएक्शन का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी, जब एक आइस क्यूब मेल्ट होके एक वाटर की फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो इसका जो मास होगा वो किसके इक्वल होगा, वाटर के मास के। तो यहां से अपना पहला लॉ कंप्लीट होता है। तो गाइस आज ये जो सेकेंड लॉ है वो अपन तो गाइस अपना पहला लॉ अपन ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया। अपन जो सेकेंड लॉ है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वो अपन देखना चालू करते हैं। इसके अंदर ये क्या बोलता है कि आप किसी भी कंपाउंड को किसी भी जगह से उठा दो, उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। ये स्टेटमेंट क्या बोलती है, एनी गिवन प्योर कंपाउंड वो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, हमें डिपेंड मतलब नहीं है कि वो किस सोर्स से आ रहा है, will always contain the same kind of element that are present in same ratio by mass। वो जिस रेशियो में प्रेजेंट होगा हमेशा वो जो कंपाउंड होगा वो किसी भी जगह से आप उठाओगे उसी रेशियो में आपको मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे क्या ले लूँ, H2O। तो इसमें क्या बोल दिया अपन ने, हाइड्रोजन जो होगा, कितने हाइड्रोजन है, 2, ऑक्सीजन का मास कितना, 16, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन कितने, 2, तो मास कितना हो गया, 2, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 2:16, तो 1:8। तो इससे सीधे सीधे इसने ये चीज़ बोल दी कि H2O भले आप वो सी वाटर से उठाओ या फिर आप उसको गटर से उठाओ, तो हमेशा उस पानी का जो रेशियो होगा वो किस में होगा, 1:8 में। तो ये लॉ वही बोलता है कि ये जो आपका जो फिक्स्ड रेशियो है वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। जैसे क्या बोल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2H2O कर दिया, तो सीधी सी बात है 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन बढ़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, या अगर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। लेकिन जो इसका रेशियो होगा वो हमेशा किस में होगा, 1:8 में होगा। ये आप यहाँ से आपका जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो अपना कंप्लीट होता है। तो इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, वो अपन इसके बाद चालू करते हैं। क्या हुआ?